तो मैकेनिक्स डिवीज़न के तीसरे लेक्चर में आज हम घर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे और इसकी बेसिक डेफिनेशंस और इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन या घर्षण ये क्या है। और सीधा सीधा अगर हम बात करें तो घर्षण का मतलब एक बल से है, मतलब ये इस चीज़ की माप है कि कोई तल कितना चिकना या कितना खुरदरा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह चिकनेपन या खुरदरेपन की माप है। मतलब कोई भी तल कितना चिकना है या कितना खुरदरा है, रफ है, इस आधार पर हम घर्षण को डिफाइन करते हैं। खुरदरेपन की माप है, सीधा सीधा बात करें। और बेसिकली एक फोर्स है। तो सबसे पहले हमें इसकी नोटेशन देखना है। फ्रिक्शन बल को एफ से लिखेंगे। तो मैं सारे नोटेशन अभी यहीं पे पहले आपको एक बार समराइज करा देता हूँ। तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है ये, और ये दो टाइप का होता है। मैं मैप टाइप में थोड़ा सा तेज़ी से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो गतिक घर्षण बल होता है और एक स्थैतिक होता है। एफ एस हो गया आपका स्थैतिक घर्षण बल, और एफ आर या एफ के, तो एफ के लेते हैं काइनेटिक, एफ के होगा आपका गतिक घर्षण बल। इसी आधार पे म्यू भी दो टाइप के होते हैं। म्यू होता है घर्षण गुणांक, और इसकी परिभाषा भी अभी हम डिफाइन करेंगे, इसको व्यक्त करते हैं म्यू से। ये भी आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा म्यू एस और एक होगा म्यू के। म्यू एस हो जाएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक और ये हो जाएगा गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। इन जनरल हम बात करें तो जो म्यू एस है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। जनरली हर तल के लिए म्यू एस का मान म्यू के से बड़ा होता है। हम इस पर भी अभी बात करेंगे। और अवलंब प्रतिक्रिया का भी यहाँ पे काफ़ी रोल होगा। तो अवलंब प्रतिक्रिया भी समझ लेते हैं। जैसे कोई वस्तु m द्रव्यमान की किसी तल के संपर्क में है, तो संपर्क तल पर जितना भी भार इसका है ये तल को दबा रहा है, तो तल भी उस पर अवलंब प्रतिक्रिया आर लगा रहा है। और अगर ये पिंड रुका है तो आर इक्वल टू एम जी, यानी इसके वेट को अवलंब प्रतिक्रिया बैलेंस करेगी। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, घर्षण बल की डायरेक्शन और फार्मूले की भी बात करेंगे। तो मैं एक बार चार्ट के रूप में फिर से फार्मूला लिखना चाहूँगा। तो एफ आपका दो तरह का होता है, एफ एस और एफ के। एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर, और एफ के होता है म्यू के इंटू आर, और म्यू बराबर होता है 10 लैम्डा। और ये आपका जहाँ लैम्डा दिख रहा है ये आपका घर्षण कोण है, घर्षण कोण, एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं इसे। और म्यू है आपका घर्षण गुणांक। और जो म्यू की वैल्यू है इन जनरल वो 0-1 के बीच होती है, और जो पूर्णतः चिकना तल है उसका म्यू 1 होगा, और जो पूर्ण खुरदरा है उसका म्यू 1 होगा पूर्ण खुरदरे तल का, और बाकी पूर्ण चिकने तल का म्यू 0 होगा। तो हम यहाँ से म्यू की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। यहाँ से म्यू बराबर 10 लैम्डा है, तो ये टेंजेंट लिया गया है लैम्डा का। तो हम सीधे इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि घर्षण कोण की स्पज्या को, घर्षण कोण की टेंजेंट को या स्पज्या, घर्षण कोण की स्पज्या को घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। अब हम यहाँ पे लैम्डा आपका घर्षण कोण है। तो जैसा कि आपको परिभाषा से ही दिख रहा है, आपने पढ़ा है कि साइन थीटा कॉस थीटा की कोई विमा नहीं होती। यहाँ से मैं आपको म्यू की अगर विमा पूछूं तो म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, यानी इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होगी। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर। तो देखिए एफ एस भी बल है और आर भी बल है, आर बराबर एम जी जनरली होता है। तो ये बल और बल कैंसिल हो जाएंगे, तो समान चीज़ों का रेशियो है, इसलिए म्यू एस हो या म्यू के हो, इसकी कोई भी डायमेंशन या विमा यूनिट नहीं होती है। तो द टेंजेंट ऑफ लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण कोण की स्पज्या को घर्षण गुणांक कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा सा बात करते हैं गतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल की, और आरोपित बल के हिसाब से हम उसकी तुलना करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ध्यान से अब सुनेंगे आप। मान लिया कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है,
ठीक है, गिवन है, हमें मान लीजिए गिवन है, और इसको मान लीजिए चलना है, ये भी हमें ज्ञात है, और जी बराबर 10 मान सकते हैं। और ये हमें पता है कि ये कम से कम मान लीजिए 20 न्यूटन के बल से इसको चलना है, यानी हम 20 न्यूटन लगाते हैं तो ये चलने वाला होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस किस परिस्थिति की यहाँ बात हो सकती है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यानी मुझे पहले से ज्ञात है कि 20 न्यूटन से ज़्यादा का बल हम इसमें लगाएंगे तो ये पिंड चलने लगेगा। और घर्षण गुणांक तल का हम मान लेते हैं म्यू, और इन जनरल हम बात करें तो द्रव्यमान एम ले लेते हैं ताकि कोई पर्टिकुलर ना रहे। एम द्रव्यमान है और जी गति त्वरण है, म्यू घर्षण गुणांक है। अभी हम स्टैटिक और गतिक की बात नहीं, सिर्फ घर्षण गुणांक म्यू गिवन है मान के चलते हैं। और 20 न्यूटन से इसे चलना है, 20 न्यूटन बल हम इसमें लगा देते हैं तो ये चलने ही वाला होता है, अबाउट टू मूव। 20 न्यूटन बल से चलता है, ये हमें गिवन है, इससे कम में नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब जरा हम आरोपित बल और घर्षण बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 20 न्यूटन चलना है, ये हमें ज्ञात है। अब मान लीजिए इस पिंड में हम, इसी पिंड में हम मान लीजिए 2 न्यूटन का बल लगाते हैं तो क्या ये चलेगा? 2 न्यूटन के बल, 20 न्यूटन पे चलना है, तो जब हम 2 न्यूटन यहाँ बल लगाएंगे तो क्या ये चलेगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि आरोपित बल जो आप दे रहे हैं वो कितना है? 2 न्यूटन, और 20 से चलना है तो 2 न्यूटन का भी तो किसी न किसी ने विरोध किया होगा, अदरवाइज 2 से ही चलता। तो 2 न्यूटन जब राइट में लगाया होगा तो यहाँ पे जो घर्षण बल है म्यू आर इसकी अवलंबित क्रिया होती है, और एम आर बराबर एम जी होता है। तो 2 न्यूटन को भी अपोज किया होगा इसने, म्यू आर ने, और तभी तो आरोपित बल लगाने से नहीं चला। अगर 20 न्यूटन चलना है वो ठीक है, लेकिन 2 न्यूटन को भी किसी न किसी ने रिपोज किया होगा, तो वो होता है आपका स्टैटिक घर्षण बल। यानी हम सीधे सीधे बात करें, आरोपित बल जो 2 न्यूटन 4 न्यूटन जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स या आरोपित बल, एफ अप्लाइड। ठीक है, तो शॉर्ट में एफ ए डबल पी ऐसा लिख देंगे, तो ये अप्लाइड फोर्स है। तो अगर हम बात करें तो 2 से हम 3 न्यूटन करेंगे तो अभी नहीं चलेगा, और ये संघर्ष कब तक करता रहेगा? 18 न्यूटन, 19 न्यूटन, 19 न्यूटन में फिर थोड़ा सा इसकी चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि 20 न्यूटन चलना है। फिर मान लीजिए 19.99 न्यूटन भी लगाया तो बस चलने ही वाला होगा। अब यहाँ पे ये समझौता होगा कि अब मान लीजिए हम 19 न्यूटन से ज़्यादा 20 के आसपास ही फोर्स कर देंगे, अप्लाइड फोर्स, तब ये पिंड चलने लगेगा। और जो ये संघर्ष कर रहा था घर्षण बल कि भाई हमें ये दिया था कि 20 न्यूटन बल से चलना है, तो ये कब तक संघर्ष करेगा? जब तक 20 न्यूटन के आसपास बल आरोपित रहेगा, उसके बाद ही चलने लगेगा। तो ये अपनी पूरी कैपेसिटी तक लड़ेगा 20 न्यूटन तक, और वही जो कैपेसिटी है इसकी रुके होने तक, वही बल कहलाता है सीमांत घर्षण बल। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सीधे सीधे हम बात करें तो स्टैटिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही आपका सीमांत घर्षण बल होता है। और फिर इसके बाद जब और बल बढ़ाएंगे तो ये म्यू एस जो आपका होता है वो म्यू क्यू में बदल जाता है काइनेटिक में। फिर उस केस में फिर ये इतना बल नहीं लगाता है, फिर थोड़ा सा कम पे ही कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आरोपित बल और घर्षण बल के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखिए ज़रा ग्राफ का, ये मान लेते हैं आपका घर्षण बल है स्मॉल एफ, और ये है, ये यहाँ पे हम ले रहे हैं आरोपित बल कैपिटल एफ अप्लाइड, ये यहाँ पे लिया है। तो शुरू में तो जब कोई आरोपित बल नहीं था तो ये भी 0 है, यानी सीधे सीधी बात करें तो लीनियरली बढ़ रहा है। एफ अप्लाई बढ़ा रहे हैं तो घर्षण बल ही बढ़ रहा है, और कहाँ तक ही बढ़ता रहेगा? जब तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे घर्षण बल की, ये एफ एस मैक्स होगी। अभी ये मैक्स थोड़ा सा आगे होगा। अब इसके बाद हम बढ़ाएंगे तो ये गति करने, यानी यहाँ तक तो मैक्सिमम था, फिर हमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो यहाँ फिर इंक्रीज होगा, लेकिन जब ये कांस्टेंट होगा तो फिर किसी नियत मान पे कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये एफ एस मैक्स है। तो हम कह सकते हैं कि अप्लाई फोर्स अधिकतम घर्षण सीमांत घर्षण बल तक लीनियरली डिपेंड होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। जब चलने ही लगेगा तो मैक्सिमम पे कांस्टेंट ना होकर उससे कम पे ही कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए या ये मान के चलें आपकी जब ये गतिक, जब स्टैटिक गतिक में चेंज होता है, स्टैटिक घर्षण बल गतिक में कन्वर्ट होता है, तो ये फिर मैक्सिमम ताकत नहीं लगाएगा, क्योंकि चलने लगा है तो कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू से छोटे में ही ये कांस्टेंट होगा। इसलिए ग्राफ में थोड़ा सा ये टर्न बनाया गया है। ग्राफ जब आप बनाएंगे एफ अप्लाई और स्मॉल एफ का, पहले तो लीनियरली रहेगा, फिर मैक्सिमम होगा, उसके बाद जब कांस्टेंट होगा तो
मैक्सिमम से कम पे ही कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। और फिर ये गतिक हो जाएगा आपका, ये गतिक कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक ये बढ़ा है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, तो हम सीधे कह सकते हैं कि आरोपित बल एफ अप्लाइड बराबर होता है स्थैतिक घर्षण बल के। जितना बल आरोपित करेंगे, जब तक मूव नहीं कर रहा है पिंड, तो स्थैतिक घर्षण बल बराबर होगा आरोपित बल के, सीधे सीधे इक्वल होगा। और जब यही गतिक में बदलेगा तो एफ एस मैक्स से कम में ही कांस्टेंट होगा, ये ध्यान देंगे। और एफ एस मैक्स को बोलते हैं सीमांत घर्षण बल का अधिकतम मान। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ये 20 न्यूटन गिवन था, ये 20 न्यूटन आपका एफ एस मैक्स ही दिया था हमने इसको, ठीक है। तो आरोपित बल समानुपाती स्थैतिक घर्षण बल की, जब ये स्थैतिक गतिक में बदलता है तो कम में कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब जरा डायरेक्शन देखते हैं कि घर्षण बल की डायरेक्शन किस ओर होती है। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी गति नहीं होगी, फिर भी हमें घर्षण बल चाहिए होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल में अभी दोनों घर्षण बल हम लेके चल रहे हैं, घर्षण बल की दिशा अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें ये देखना होगा कि जो पार्टिकल है उसकी टेंडेंसी क्या है चलने की, अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन, उसके विपरीत, गति की रुझान की दिशा के विपरीत दिशा में। तो घर्षण बल की दिशा बराबर होगा गति के रुझान, गति के रुझान की दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर गति हो रही है तब तो कोई समस्या नहीं है, उस केस में तो फिर आपका गति के विपरीत ही लगेगा। लेकिन कभी कभी गति नहीं होगी और हमें घर्षण बल फाइंड करना होगा, तो हम फिर टेंडेंसी चेक करेंगे, उस केस में टेंडेंसी क्या है। इनफैक्ट अगर हम ये बात करें कि जब कोई मनुष्य पृथ्वी तल पर चलता है, मनुष्य अगर पृथ्वी तल पे मान लीजिए ये दाईं ओर जा रहा है ऐसे, और ये दाईं ओर चला जा रहा है, और हम पूछें कि इस व्यक्ति पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पे घर्षण बल की दिशा गति की दिशा में ही होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसके पैर हैं, पैरों की जो टेंडेंसी होती है मूव करने की, वो पैर पीछे की ओर फेंकता है ये। और इसलिए जब आप केला वगैरह में आपका पैर पड़ जाए तो क्या होता है, आप गिर जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल वहाँ कम हो जाता है। जब पर्याप्त घर्षण है तो आप पीछे की ओर आपकी टेंडेंसी रहती है, इसलिए आप आगे चलते हैं। इनफैक्ट हम बात करें तो जब मनुष्य पैदल चलता है कहीं, तो उसको घर्षण बल ही चलाता है। इमेजिन आप करिए कि मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा तल है जहाँ पे कोई घर्षण नहीं है, म्यू जीरो है, और आपके जूतों में भी मान लीजिए हम खूब यहाँ पे चिकनाई युक्त पदार्थ लगा दें, यानी म्यू जीरो रखें। अब आपसे कहें कि यहाँ चलिए तो आप नहीं चल पाएंगे, अब गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी टेंडेंसी पीछे की ओर होती है, तब आप आगे जा पाते हैं। तो इनफैक्ट हम बात करें तो घर्षण ही हमें चलाता है। किसी भी तल पर जब मनुष्य चल रहा होता है तो घर्षण ही चलाता है, बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन बने कि मनुष्य जब चल रहा है तो घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी, तो मनुष्य जहाँ पे मनुष्य जा रहा है उसी की गति की दिशा में ही घर्षण बल लगेगा, क्योंकि वही उसको चला रहा है। तो ये ध्यान देंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। अगर दाईं ओर जा रहा है तो घर्षण बल बाईं ओर लगेगा, बाईं ओर घर्षण बल लगेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक पिंड है स्मॉल एम द्रव्यमान का, और घर्षण गुणांक म्यू है इस तल का, और हमने इसको यू वेग दिया, और कितनी देर बाद ये रुक जाएगा और कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें निकालना हो। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान एम है, बिंदु ए से यू वेग देकर छोड़ दिया जाता है, और तल का घर्षण गुणांक म्यू है, ये भी गिवन है। तो पिंड कितनी दूरी तक चल के रुक जाएगा, या कितने समय में रुकेगा, और रुकने के पहले कितनी दूरी चलेगा, तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको घर्षण गिवन होगा, और ये तो जाहिर सी बात है कि यू वेग धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई चला के आप छोड़ देंगे जब यू से, तो यू नहीं बना रहेगा, क्योंकि घर्षण है, और घर्षण के कारण ये इसका अपोज होगा, यू घटेगा। तो देखिए जब भी वेग चेंज हो, घटे या बढ़े, तो एक्सीलरेशन आता है। तो वेग यू से घट के जीरो हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मंदन होगा, और जो बल लग रहा होगा वो पीछे की ओर होगा, उसी ने तो रोका है इसको। तो हमें इस केस में त्वरण निकालना होता है। तो हम ऐसी स्थिति में त्वरण किसी बीच की स्थिति से निकालेंगे कि जब पिंड चल रहा होगा, तो जब पिंड चल रहा होगा तो उस पर लगने वाले बल आप देखें तो
आर और एम जी तो ठीक है बैलेंस होंगे, घर्षण बल पीछे की ओर होगा। तो पिंड में एक ही बल लगा है जब ये चल रहा है म्यू आर। तो कभी भी आपको त्वरण निकालना हो किसी पार्टिकल का तो पहले आप उसको गति करा के किसी जनरल पॉइंट पे उस पर लगने वाले सभी फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। एफ परिणामी बराबर कराएंगे एम ए के, यहाँ से ए आएगा आपको। तो एफ परिणामी में दो बल भी हो सकते हैं, तो अगर एक ही बल है तो बस यहाँ पे एक ही बल म्यू आर लग रहा होगा, तो एफ परिणामी की जगह आ जाएगा म्यू आर और इक्वल टू होगा एम ए, और आर की वैल्यू रख देंगे एम जी, और एम जी होगा वर्टिकल में बैलेंस है तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए आएगा म्यू जी। तो इतना त्वरण लगेगा। अब हम पहले इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन लगा के आसानी से हम समय और वो फाइंड कर लेंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी से हम चलेंगे तो v जीरो है, u का मान है u और माइनस म्यू जी इंटू टी, तो t आ जाएगा u बटे म्यू जी। उसी तरह तीसरी लगा देंगे तो दूरी आ जाएगी। और कई बल अगर लगे हैं तो बस आपको रिजल्टेंट निकालना होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लिए कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है 10 kg और घर्षण गुणांक मान लीजिए गिवन है 1.1/2 और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो है मान लीजिए आपका 500 न्यूटन का, और घर्षण भी दिया है, ये म्यू के दिया है मान के चलिए। अब मैं आपसे कहूँ कि एक पिंड क्षैतिज तल में रखा है, उस पर 500 न्यूटन का बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद ये कितने त्वरण से चलेगा ये हमें फाइंड करना है, और घर्षण गुणांक दिया है, द्रव्यमान दिया है। तो ऐसे केस में अब यहाँ पे दो बल लग रहे होंगे, इसका घर्षण बल पीछे की ओर भी लग रहा होगा, तो हम एफ यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो हम कहेंगे एफ रिजल्टेंट इक्वल टू एम ई। परिणामी बल अब निकालेंगे तो परिणामी में बड़ा कौन होगा, जिसकी ओर गति हो रही, 500 बड़ा होगा और घर्षण बल छोटा होगा, तो ये होगा परिणामी 500 माइनस म्यू के इंटू आर इक्वल टू एम ई। अब एम हमारा 10 है और आर की वैल्यू एम जी है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/2, आर बराबर एम जी होगा, तो एम का मान 10 और जी का मान भी 10 और एम ए तो यानी 10 ए। तो ये आपका आएगा 500 माइनस 50 इक्वल टू 10 ए, तो 450 बटे 10 ए 10 और बराबर क्या हो जाएगा ए, तो ये ए आ जाएगा आपका 45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से निकल आएगा। तो परिणामी बल हमें देखना होगा, अगर घर्षण बल भी है तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल के वहाँ से करेंगे। फिर कई पिंड भी अगर इस तरह बंधे हैं तो वो भी इसी तरह किए जाते हैं, वहाँ घर्षण आपको गिवन होता है, परिणामी बल से फिर हमें वहाँ पे करना होता है इसको। तो अब हम आते हैं रूक्ष नत तल पर घर्षण किस तरह काम करता है, गति होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है वहाँ। तो हम कहेंगे रूक्ष मतलब घर्षण गुणांक कुछ ना कुछ है, म्यू जीरो नहीं, ठीक है। रूक्ष नत तल पर पिंड की गति और संतुलन दोनों देखना है। पिंड की गति भी और जब संतुलन रहता है तब किस तरह इक्वेशन होती है, और गति दोनों केस की हमें बात करनी है। एक्सीलरेशन भी निकालेंगे, पहले तो हम संतुलन वाली बात कर लेते हैं नत समतल के लिए। तो माना ये क्षैतिज तल है और ये एक आपका नत तल है जिसका क्षैतिज से झुकाव थीटा है, और कोई पिंड यहाँ पे मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पे बैलेंस है, ये हमें दिया जा रहा है, घर्षण गुणांक म्यू है और पिंड संतुलित है, और इसलिए संतुलित है ये हम लेके चल रहे हैं कि आर यहाँ लग रहा होगा और जो इसका भार होगा एम जी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, संतुलित है, और एम जी का ये थीटा है तो ये एंगल हो जाता है आपका थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट होता है एम जी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आता है एम जी साइन थीटा। ये हमने एम जी को रिजॉल्व किया है इसको। तो सभी बल हम नत समतल के अनुदेश या उसके लंबवत बनाते हैं। तो अब देखिए एम जी साइन थीटा को किसी न किसी ने तो यहाँ अपोज किया होगा ऊपर की ओर, और वो बल है यहाँ पे घर्षण बल म्यू आर। तो अगर हम यहाँ पे संतुलन की बात करें, नत के अनुदेश अगर हम संतुलन लगाएं, नत तल के अनुदेश, ये क्यों रुका है, क्योंकि एम जी साइन थीटा को बैलेंस किया है किसने, म्यू आर ने, म्यू इंटू आर ने। तो जब पिंड रुका है उस केस में हम बात कर रहे हैं जब एक्सीलरेशन जीरो है इसका, तो आर की वैल्यू यहाँ पर होती है एम जी कॉस थीटा। ये वर्टिकल में इसके समीकरण बनेगी आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हमेशा,
ये लंबवत है नत तल के लंबवत, ये इक्वेशन होगी और अनुदेश में ये होगी। तो इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, और एम जी कैंसिल होगा, यहाँ से मिलेगा म्यू बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब पिंड रुका हुआ होता है नत तल पर तो म्यू का मान टेन थीटा होता है, और म्यू को ही हम टेन लैम्डा भी कह सकते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि नत तल का झुकाव और घर्षण कोण सेम होता है जब पिंड संतुलित है, और ये इक्वेशन मिलती है। तो ये हमने संतुलन किया। अब मान लीजिए गति हो रही हो, अगर गति हो रही हो तो कितने त्वरण से नीचे आएगा, हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए जब गति होगी तो अब ये सी बात है, नत तल के अनुदेश नीचे की ओर आएगा ये अपने आप। तो एम जी साइन थीटा उस केस में बड़ा होगा म्यू आर से। तो नत के अनुदेश गति होने पर हम नत के अनुदेश इक्वेशन लगाएंगे एफ बराबर एम ए। तो फिर हम यहाँ कहेंगे एफ रिजल्टेंट इक्वल टू एम ए। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा नीचे ला रहा, ये बड़ा है, और म्यू इंटू आर छोटा है, आर की वैल्यू हम एम जी कॉस थीटा रख लेते हैं इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो एम से डिवाइड कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, अगर हम ए को जीरो कर दें, एक्सेलेरेशन जीरो कर दें, तो फिर वो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो वो थी। तो हम इससे भी इसमें पहुँच सकते थे एक्सेलेरेशन जीरो करके। तो नत तल के अनुदेश अगर कोई पिंड फिसल रहा है और घर्षण गुणांक गिवन है तो उस पर जो त्वरण होगा वो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और अगर मान लीजिए घर्षण गुणांक नहीं है और पिंड चिकने तल पे फिसल रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा हो जाएगा, उस केस में म्यू जीरो होगा। तो मैं इसकी अलग से बात कर लेता हूँ। यदि तल चिकना हो और गति हो रही हो, तो तल चिकना हो यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। पूर्णतः चिकना तल हो तो उस केस में जो एक्सेलेरेशन आएगा वो पूरा एक्सेलेरेशन था आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो इस केस में म्यू जीरो कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका जी साइन थीटा, ये जीरो हो जाएगा। तो चिकने तल पर त्वरण होता है जी साइन थीटा और खुरदरे तल पर त्वरण होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो इसमें भी एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाया करता है कि ये मैं चलिए क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। दो केस में यहाँ बात होती है इस तरह कि एक चिकना तल है और घर्षण, ये जो नत तल का कोण है ये समान है, ये मान के चलिए आप, दोनों के कोण थीटा हैं। एक केस में म्यू जीरो है, एक केस में घर्षण गुणांक अवेलेबल है, और दोनों दशाओं में हम पिंड को बराबर दूरी फिसला रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे हैं, और ये नत तल की लंबाई एस है। यहाँ भी नत तल की लंबाई आप एस मान के चलिए, और यहाँ भी यू बराबर जीरो से छोड़ रहे हैं। और इसमें मान लीजिए t1 समय लग रहा है और इसमें t2 लग रहा है। तो हम यही समय और दूरियों में रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। यानी जब भी इस तरह क्वेश्चन बने कि चिकने नत तल पे पिंड फिसले समान दूरी और रुक्ष नत तल पे फिसले और समय में कोई रिलेशन देके म्यू का रिलेशन पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पे जो दो इक्वेशन बनाएंगे समान दूरी के लिए, तो इधर देखिए एक्सेलेरेशन आपका आएगा, यहाँ त्वरण आएगा जी साइन थीटा क्योंकि म्यू बराबर जीरो है, और इधर एक्सेलेरेशन रहेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आपको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लगा दीजिए, यू का मान जीरो है और हाफ ए टी स्क्वायर t1 स्क्वायर, ये समय t1 माना। इसी तरह s2 बराबर ये s होगा, दोनों दूरियां बराबर हैं। अगर हम s1 s2 मान के बाद में भी बराबर करा सकते हैं, तो चलिए अभी मैं अलग अलग ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये s1 है और ये s2 है। तो s2 बराबर आएगा जीरो प्लस हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा t2 स्क्वायर। तो ये आपको दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ से। तो इस तरह यहाँ अगर थीटा 45 है तो एक रिलेशन भी प्रूव हो जाएगा। आपको दोनों इक्वेशन यहाँ पे क्लियर रखनी है। तो S1 आपका चिकने तल पे आया है जी साइन थीटा और t1 स्क्वायर, और दूसरे में S2 आया है, यू तो जीरो था, और जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू t2 स्क्वायर। तो यहाँ से अब किसी भी तरह सवाल बन सकता है। S1 बराबर S2 दे के समय और थीटा कोई भी सवाल बन सकता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। रुक्ष नत तल के लिए हो गया ये। और
जनरली एक क्वेश्चन और बनता है घर्षण में, तो मैं ज़रा उसको ले लूँ। चैन वाला बहुत क्वेश्चन आता है, तो मैं मानता हूँ, माना क्षैतिज मेज पर m द्रव्यमान की चैन रखी है, चैन मतलब जंजीर रखी है, तो मेज का अधिक से अधिक कितना भाग क्षैतिज मेज के नीचे लटक सकता है ताकि चैन गति ना करे। एक इस तरह क्वेश्चन बनेगा। दूसरा ये होगा कि कुछ भाग लटका होगा और कहेगा इस भाग को खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले आप कार वाला ही देख लीजिए। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, ये मान लीजिए मेज है और ये कोई चैन रखी है यहाँ, और मान लीजिए ये हिस्सा इतना इसका लटक रहा है L1, और ये हिस्सा है आपका L माइनस L1, और पूरी चैन थी L लंबाई की चैन थी आपकी, और L1 भाग लटक रहा है। तो L1 भाग को ऊपर खींचने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे स्थिर ऊर्जा m द्रव्यमान को अगर हमें h ऊंचाई ले जाना हो तो स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, mgh। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हम इसके मिड पॉइंट पे जो भाग लटक रहा है उसके मिड पॉइंट पे इसका द्रव्यमान सेंटर्ड मान लेंगे और mgh से ही करेंगे। h का मान होगा L1/2, ये जो h दिख रहा है आपको यहाँ पे mgh से करेंगे, और h की वैल्यू होगी जितना भाग लटका है उसका आधा, ये h की जगह आएगा। m हमें अलग से निकालना होगा, और m हमें चाहिए होगा कितनी लंबाई का, L1 लंबाई का, यही तो मिड पॉइंट पे होगा। तो L1 लंबाई का द्रव्यमान हम निकालेंगे यहाँ, वो m की जगह आएगा। तो L1 लंबाई का द्रव्यमान, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान था m/l, तो L1 लंबाई का होगा ये m/l इंटू L1, ये आपका आ जाएगा mgh में m की जगह पे। तो पूरा जो कार आएगा वो होगा m L1/l, m हो गया ये g, और h हो गया L1/2। तो ये इस तरह आ जाएगा आपका mg L1 स्क्वायर बटे, और ये क्या है आपका 2l। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो हमें सीधा सीधा जो आधा जितना भाग लटक रहा है उसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो h की वैल्यू होगी, और जितना भाग लटक रहा है उसका द्रव्यमान ले लेंगे। तो ये लटके हुए भाग का हम पॉइंट द्रव्यमान मान के हम ये मानते हैं कि जितना भाग लटक रहा है उसका द्रव्यमान इसके मध्य बिंदु पर केंद्रित है, तो सेंटर ऑफ मास को कितना उठाना होगा उस हिसाब से हम वर्क डन निकालते हैं। तो अब आते हैं कि कितना भाग संतुलन में रह सकता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो और इसमें आपका कुछ एग्जाम्पल हमें और लेने होंगे, तो मैं चलिए उधर से ले लेता हूँ। ये आपकी IEEE के हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ उदाहरण।
तो पहले हम नत समतल वाला देखते हैं, जो इस तरह का आपने अभी लास्ट में किया है, उस पर ये क्वेश्चन है। चलिए पहले इसी को देखते हैं। ये वाली भी प्रॉब्लम बढ़िया है। चलिए इन्हीं को पहले लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। सीधी सड़क पर क्या दिया है, देखिए पढ़ते हैं। सीधी सड़क पर 100 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान किसी कार पर विचार कीजिए। ठीक है, वह दूरी ज्ञात करो जिसमें इस कार को रोका जा सकता है। तो ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने पर ये फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, तो इस कार को कितनी दूरी पर रोका जा सकता है, ये पूछा है। ठीक है, जब गतिक घर्षण गुणांक की जरूरत होगी, क्योंकि गति तो करेगी ही, तो इस तरह इसका फिगर पहले बना लेते हैं। माना ये है कार और यहाँ पे ये चल रही थी 100 मीटर प्रति सेकेंड से, यहीं से ब्रेक अप्लाई हुए। मान लेंगे ए पर ब्रेक अप्लाई किया और बी पर जाके कार आपकी रुक गई, तो अंतिम वेग 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक वेग घटा है तो मंदन रहा होगा। और मंदन कितना होता है, अभी हमने उस उदाहरण में देखा था, A= हमने निकाला था म्यू जी। कार की जगह वहाँ हमने एक पार्टिकल लिया था, तो ए यही रहेगा हमेशा। म्यू के इंटू जी भी कह सकते हैं, क्योंकि गति होगी, तो म्यू इंटू जी या म्यू के इंटू जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ देगा। अब हम यहाँ पे तीसरी इक्वेशन लगा देंगे और ए की वैल्यू ये ले लेंगे म्यू जी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखिए क्या मिलेगा, v² बराबर u² प्लस 2as। v की वैल्यू 0 है, u है आपका 100 और a की वैल्यू होती है माइनस म्यू जी इंटू एस हमें फाइंड करना है, और म्यू और जी बाकी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 म्यू जी एस इक्वल टू 10⁴। तो s इक्वल टू होगा 10⁴ अपॉन 2, म्यू हो गया आपका 1/2, 5/10 होगा, और g है आपका 10। ये 2 से 2 कट जाएगा तो लगभग 1000 मीटर आ जाएगा। एक 0 और कटेगी तो 1 किलोमीटर में लगभग कार आपकी रुक जाएगी 1000 मीटर में। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इन्हें। बस आपको ये ध्यान देना है कि कितना फोर्स उस पर उस समय पे अप्लाई है। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं इसकी बात कर रहा था। एक चिकना गुटका 45 अंश आनत तल पर स्थिर अवस्था में छोड़े जाने पर d दूरी फिसलता है, और खुरदरे तल पर फिसलने में चिकनी आनत तल पर फिसलने का n गुना है, तब घर्षण गुणांक बताइए। यानी दोनों में बराबर दूरी d ही फिसल रहा है, और d को हम इक्वेट भी करा सकते हैं। तो एक बार म्यू 0 है और एक बार म्यू का मान म्यू है, वही हमें फाइंड करना है दूसरे केस में। एक बार एक्सीलरेशन आपका g sin अल्फा रहेगा या g sin 45, और एक बार रहेगा, क्योंकि थीटा 45 दिया है, और दूसरा होगा g sin 45 माइनस म्यू जी cos 45। ठीक है, तो दोनों के लिए हम d दूरी वाला लगाएंगे। तो पहले के लिए d होगा 0 प्लस हाफ, s की जगह d आएगा, हाफ g sin 45 इंटू t²। और यहाँ एंटी समय लगता है, तो दूसरे केस के लिए होगा d बराबर, तो दोनों d इक्वेट करा देते हैं, हाफ g sin 45 माइनस म्यू जी cos 45 और एन_टी का स्क्वायर। अब g sin 45 बाई 2 ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका t², और इधर आपका आएगा n², t यहाँ भी कट जाएगा n², और ये बचेगा 1 माइनस म्यू। तो हमें म्यू फाइंड करना है, तो चलिए t से t भी कटेगा, इधर आपका बचेगा 1, सॉरी, तो म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 माइनस म्यू इक्वल टू होगा 1/n²। तो 1 माइनस 1/n² इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू 1 माइनस 1/n² हमें मिल जाएगी। ये देखिए, जिसमें हो म्यू की जगह आप म्यू के लिख लेंगे, क्योंकि गतिक है। ये देखते हैं तीसरा, क्षैतिज से 30 अंश कोण पर झुके किसी रूक्ष आनत तल पर कोई गुटका रखा है। ठीक है, 30 अंश का झुका है और रूक्ष मतलब म्यू है,
समतल व गुटके के पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है? यदि गुटके पर लगा घर्षण बल 10 न्यूटन है तो गुटके का द्रव्यमान किलोग्राम में क्या होगा? चलिए देखिए, और ये तो क्लियर है यहाँ से कि स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया है और इसका मतलब है कि ये रुका हुआ है। देखिए रुका हुआ है तो ये कैसे बैलेंस होता है यहाँ? वैसे रुके हुए के लिए आपने पढ़ा है सीधे सीधे कि म्यू इक्वल टू होता है टेन लैम्डा और या टेन थीटा। तो 10 न्यूटन का घर्षण वाले से रोके और म्यू एस दिया है 0.8 या 8/10 या 4/5 और थीटा 30 है और द्रव्यमान हमें इसका पूछा है। तो एम जी साइन थीटा नीचे की ओर होगा, द्रव्यमान एम मान लेंगे, एम जी साइन थीटा, और ये बैलेंस होगा म्यू इंटू आर से, और आर होगा आपका एम जी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें, यहाँ तो एम कैंसिल होगा, खैर तो ये मिला आपको म्यू एस बराबर टेन थीटा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, इसमें कोई चीज़ या तो एक्सीलरेशन देना चाहिए, इसको हटाइए, कुछ मिसप्रिंट है इसमें। और ये वाला उसी तरह है जो अभी कार वाला क्वेश्चन आपने किया था, इसको आप इजली कर सकते हैं, वही म्यू जी वाला एक्सीलरेशन लेके। ये 2 ग्राम संगमरमर का एक ब्लॉक बर्फ पर रखा है, इतना वेग देने पर 10 सेकंड में रुक जाता है, तो म्यू, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन बस आप ध्यान रखेंगे म्यू जी हो जाएगा, माइनस मंदन है, और टी इक्वल टू 10 और यू बराबर 6 मीटर पर सेकेंड और वी बराबर 0 और एम का मान है 2 kg। अब आपको म्यू पूछा है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कर सकते हैं और वी बराबर यू प्लस ए टी भी कर सकते हैं। इसी से करते हैं, वी की वैल्यू 0, यू है 6 और म्यू जी, और म्यू इंटू जी और टी कितना है 10, तो म्यू आ जाएगा आपका 6/100, तो 0.06 ये हो जाएगा। ये आपके पुली वाले हैं, पुली वाली इक्वेशन में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें आपकी ये पुली हो गई, मान लीजिए रस्सी से दोनों सिरे से 2 द्रव्यमान बने हैं, ये M2 है और ये मान लीजिए M1 है, और हमें ये गिवन है कि M2 बड़ा है M1 से। ठीक है, तो M2 नीचे आएगा और तनाव वस्तु से दूर होगा, तो इसकी इक्वेशन होती है M2G माइनस टी बराबर M2A। एक्सीलरेशन कॉमन होता है दोनों का, ए से ये नीचे चलता है और ये ए से ऊपर की ओर जाता है। एक्सीलरेशन सेम है क्योंकि समान समय में इनका विस्थापन समान है। और दूसरी इक्वेशन आती थी टी माइनस M1G इक्वल टू M1A। अब हम इन दोनों को ऐड करके ए निकालते थे, ऐड करेंगे टी कैंसिल होगा, तो देखिए ए आता था M1 माइनस M2 इंटू जी बटे M1 प्लस M2, ये था। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए अगर M1 बराबर M2 है तो कोई पिंड ना तो नीचे आएगा ना कोई ऊपर जाएगा, यानी एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। बराबर द्रव्यमान आप बांधेंगे यहाँ से तो सीधा संतुलित हो जाएगा, और यहाँ से दिख भी रहा है कि M1 बराबर M2 पे ए 0 हो रहा है, मतलब पिंड रुक जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि द्रव्यमानों का अंतर बटे योग गुणा जी, यानी जो त्वरण आता है, अगर बीम विधि से भी देखें तो ये द्रव्यमान कट जाएंगे और ए बराबर जी आएगा, जी भी त्वरण है और त्वरण ही पूछा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे M1 M2 गिवन है और कह रहा है कि जी 9.8 है और एक्सीलरेशन पूछा है, तो द्रव्यमानों का अंतर होगा 5 माइनस 4.8 बटे इनका योग, तो 9.8 इंटू जी, और जी कितना है 9.8, ये कैंसिल और ये आपका आएगा 0.2, तो आपका पहला वाला आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और टेंशन भी अगर पूछा हो तो ये आता है 2M1 M2 जी बटे M1 प्लस M2, ये भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो घिरनी पे दबाव होता है जो वो 2T होता है। ठीक है, चलिए ये आपका आवेग बराबर संवेग परिवर्तन पर है। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मशीन गन 40 ग्राम की गोलियाँ इतने वेग से दागती है। ठीक है, एक गोली का द्रव्यमान है। एक व्यक्ति जो इस मशीन गन को पकड़ता है इतने न्यूटन का अधिकतम बल लगाता है। 1 सेकेंड में अधिकतम कितनी गोलियाँ दागी जा सकती हैं? ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स ये दिया है, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो मैक्सिमम फोर्स है एफ मैक्स वो बराबर होगा, मान लेते हैं कि n गोलियां दाग सकता है, तो एक गोली की वजह से जो है निकाल के हम n का n गोलियों का पूरा फोर्स 144 तक हो सकता है। तो हम ये चीज़ करेंगे यहाँ पे बल हमें मिलेगा, आवेग बराबर होता है आपका संवेग परिवर्तन या F इंटू डेल्टा टी, ये आपका होता है आवेग। और संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, ये भी आप जानते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी dp/dt इक्वल टू होता है f। संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं P बराबर एम भी होता है। हम T के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dp/dt और m dv/dt, तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाता है। यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और ये a, फिर हम इसको f लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बराबर होगा dp/dt के, और ये आपका चेंज इन मोमेंटम जो होगा n तो गोलियों की संख्या हो गई, m इंटू v। m है आपका 40 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे, और डेल्टा v होगा 1200 माइनस 0 अपॉन, और इधर आएगा आपका t है आपका 1 सेकेंड, यहाँ रख दिया। अब हमें n फाइंड करना है और इसकी वैल्यू है 144 एफ मैक्स की, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, 144 इक्वल टू होगा n इंटू, ये आपको मिला 1 2 3 तो 48 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 144 अपॉन 48, तो ये 9 और ये 3, तो ये 3 आ जाएगा आपका। 3 गोलियां ही इसको रोक लेंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उस पर, जो आपका एंगुलर वाला चैप्टर है कोणीय गति, उसका कम से कम फॉर्मूला ही देख लेते हैं। और जो इसका एनालॉगस वाला जो कंपैरिजन है उससे आप ज़्यादातर सूत्र इसके याद रख सकते हैं। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो रेखीय गति और कोणीय गति का हम उसको उसके एनालॉगस में देखेंगे सूत्र किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम ले लेंगे लीनियर वाला मामला, एक तरफ ले लेंगे एंगुलर। तो उसी तरह चीज़ें रिप्लेस कैसे करते हैं ये ध्यान देना है। रेखीय गति आप अब पढ़ चुके हैं पहले भी, और 9th 10th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन कोणीय गति नई है, लेकिन इससे हम कंपैरिजन करते हुए चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए रेखीय गति में यहाँ पे होता है आपका प्रारंभिक वेग u, तो यहाँ होगा प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0, अंतिम वेग v, तो यहाँ होगा ओमेगा। इसी तरह यहाँ पर होता है रेखीय विस्थापन s, और तो यहाँ होगा कोणीय विस्थापन थीटा, ये से रिप्लेस होगा। यहाँ पर जो द्रव्यमान का काम था वो काम यहाँ पर होगा I का। I होता है आपका जड़त्वाघूर्ण, I जड़त्वाघूर्ण हो गया। और आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मूला था F इक्वल टू ma, तो अब F की जगह यहाँ आएगा टो, तो टो इक्वल टू I एल्फा, क्योंकि लीनियर एक्सीलरेशन a था और एंगुलर एक्सीलरेशन मानते हैं एल्फा, तो a की जगह एल्फा रिप्लेस होता है, तो F बराबर ma होगा, टाउ बराबर I एल्फा, इससे रिप्लेस होगा। इसी तरह संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती थी, यानी dp/dt इक्वल टू होता था फोर्स। तो यहाँ पे संवेग की जगह आएगा कोणीय संवेग, तो ये होगा d, कोणीय संवेग को हम j से लिखते हैं, तो dj/dt इक्वल टू टाउ होगा।
यानी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होगी। ठीक है, तो ये सभी सूत्रों का हम इसी तरह एनालॉगस निकाल सकते हैं और कंपैरिजन भी इसी तरह हमेशा कर सकते हैं, और जितने भी सूत्र हैं हम सारे सूत्र इसके लिए भी इसी तरह बना सकते हैं। और एक और फार्मूला याद रखने के लिए आप एक सूत्र है पर्टिकुलर, उसको भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अगर हमें रेखी मान को कोणीय मान में बदलना है तो चलिए मैं देखता हूँ उसको। एक सूत्र होता है रेखी मान बराबर, ये तीन ही चीज़ों के लिए आप याद रखेंगे, रेखी मान बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय मान। एक ये सूत्र क्या, ये बस याद रखने के लिए एक ट्रिक है, और ये चीज़ आपकी काम आ जाएगी एस के लिए, थीटा के लिए और वेग के लिए। एस और थीटा ये एनालॉगस होते हैं, इसी तरह वी और ओमेगा एनालॉगस होते हैं, रेखी कोणीय वेग, और तीसरा है आपका ए और अल्फा। तो इनके तीन रिलेशन यहाँ से निकल आते हैं, यानी रेखी मान बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय मान में। तो सबसे पहले रेखी मान में और त्रिज्या गुणा कोणीय मान में हम तीन चीज़ों की यहाँ बात कर सकते हैं, यानी वी वेग की, और त्वरण की, और विस्थापन की, और त्वरण की ए। तो देखिए, अब हमें रेखी मान बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय मान है, तो हमें जैसे वेग के लिए देखना है तो हम यहाँ मान की जगह वेग लिख देंगे। तो ये बनेगा रेखी वेग बराबर त्रिज्या गुणा, त्रिज्या सम रहेगी, त्रिज्या गुणा कोणीय वेग, मान की जगह वेग आएगा। तो रेखी वेग v होता है और त्रिज्या r, कोणीय वेग ओमेगा। तो देखिए v बराबर r ओमेगा मिला। अब हम यही देखेंगे त्वरण के लिए। तो रेखी मान बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय मान, मान की जगह पहले हमने वेग लिया तो ये सूत्र बना, अब मान की जगह पे हम लिखेंगे त्वरण, तब ये होगा रेखीय त्वरण, या सीधे सीधे त्वरण भी होता है, बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण, यानी ए इक्वल टू होता है आर अल्फा। ये हो गया। अब आखिरी है रेखी विस्थापन बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय विस्थापन, ये भी निकलता है यहीं से। तो रेखी विस्थापन एस, त्रिज्या आर और कोणीय विस्थापन थीटा, तो एस इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से भी आप डेरिवेशन से डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं तीनों सूत्र। तो आपको मुख्य रूप से जो यहाँ सूत्र देखने हैं इसमें वो यही है कि जो आपने सूत्र पहले पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये पढ़ा है सबने। कोण को मैं थीटा मान लूँ और चाप को एस मान लूँ, त्रिज्या आर, तो ये आप सब लोग जानते होंगे। यहीं से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो एस इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से भी हम वो रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन यहाँ लिख दें। जिस तरह से कोणीय वेग है, कोणीय वेग की डेफिनेशन होती है डी थीटा अपॉन डी टी, और कोणीय त्वरण अल्फा होता है डी ओमेगा बटे डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है सब। और इस और डी एस अपॉन डी टी रेखी वेग होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कोणीय वेग है कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल, और ये कोणीय वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। जैसे आपने त्वरण की परिभाषा रेखी वाली पढ़ी है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र अगर हमें ज्ञात हैं तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, हम पहले इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एस बराबर आर थीटा का। तो एस का होगा डी एस अपॉन डी टी, आर तो कांस्टेंट है, थीटा का होगा डी थीटा बटे डी टी, टी के रिस्पेक्ट में किया है। डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाता है वी, और डी थीटा बटे डी टी क्या हो जाता है ओमेगा, ये मिला। हम पुनः इसका टी के सापेक्ष कर दें तो डी वी बटे डी टी बराबर होगा आर डी ओमेगा बटे डी टी, और डी वी बटे डी टी एक्सीलेशन है आपका ये, और डी ओमेगा बटे डी टी अल्फा है कोणीय त्वरण, तो ये तीसरा आ जाएगा यहाँ। तो ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं तीनों रिलेशन। और वो वाला भी जो मैंने पहले लिखा था कि कोणीय रेखी मान बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय मान। देखिए ये रेखी मान है, ये त्रिज्या, और ये कोणीय मान। यहाँ भी देखिए रेखी मान, त्रिज्या और कोणीय मान, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये सूत्र थे जो मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की। अब इसमें अभिकेंद्र बल और इसकी बात थोड़ा सा और कर लेते हैं, और सूत्रों की भी।
तो पहले मैं बात करूंगा अभिकेंद्र बल की। तो ये अभिकेंद्र बल क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब कोई कण किसी बिंदु के पड़ता चारों ओर गोल गोल घूमता है तो कण पर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी वृत्तीय गति करते हुए कण पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं आप अभिकेंद्र बल। और ये कोई नया बल नहीं है, ये अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग जगह से प्राप्त होता है। जैसे आप धागे से किसी पत्थर को बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाएं या ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं तो अभिकेंद्र बल तनाव बल से मिलता है। कोई मोटरसाइकिल है या कार है, किसी चौराहे पे मुड़ रही है किसी मोड़ पर, तो मुड़ने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये कोई नया बल नहीं, कहीं ना कहीं से हमें अवेलेबल होता है ये। और अगर m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या पर v चाल से, एक समान चाल v से चल रही है, तो अभिकेंद्र बल होता है आपका mv²/r। वैसे ये भी F बराबर ma से ही आया है, और a का मान यहाँ होता है v²/r। तो a यहाँ रख के तो आपका फोर्स हो जाता है mv²/r। और v बराबर r ओमेगा भी आपने इसमें पढ़ा है, तो अगर मैं b की वैल्यू रख दूँ तो F हो जाता है mr ओमेगा²। तो ये रियल फोर्स है, यानी हम सीधी डेफिनेशन कहेंगे कि वृत्तीय गति करते हुए कहाँ पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसी में एक आता है आपका अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपका छद्म बल होता है, सूडो फोर्स एक हिसाब से। अपकेंद्र बल ये अभिकेंद्र बल के विपरीत ये बाहर की ओर कार्य करता है केंद्र से, और वैल्यू इनकी सेम होती है। जितना आपका अभिकेंद्र बल है उतना ही अपकेंद्र बल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। और ये छद्म बल होता है इमेजिनरी, सिर्फ इसका मतलब दिखाई नहीं देगा, इमेजिन कर सकते हैं और एहसास कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का अंतर ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। मुख्य जो अंतर है वो यही है कि अभिकेंद्र बल रियल फोर्स है और अपकेंद्र आपका सूडो फोर्स है, इमेजिनरी। अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है और ये ठीक इसके विपरीत, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये बल थे कुछ। और जड़त्वाघूर्ण भी मैं एक बार आपको तेज़ी से बता दूं, फिर आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बाकी चीज़ें देखेंगे। तो जड़त्वाघूर्ण का जो जनरल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो है I=r²dm, इंटीग्रेशन r²dm। ये आपका जड़त्वाघूर्ण है कि dm मास किसी घूर्णन अक्ष से r दूरी पर अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका जड़त्वाघूर्ण होगा छोटे से पार्टिकल का r²dm। ये जनरल फार्मूला है, और इसको पर्टिकुलर m द्रव्यमान के लिए हम mr² भी कह सकते हैं। यानी m द्रव्यमान r दूरी पर घूम रहा है तो ये जड़त्वाघूर्ण होगा। ठीक है, अब हमें कुछ जड़त्वाघूर्ण भी याद रखने हैं, उनकी केंद्र से जाने वाली अक्ष के परता। जैसे रिंग है, रिंग मतलब बल है, r त्रिज्या है इसकी और द्रव्यमान m है। तो रिंग का केंद्र से जाने वाली अक्ष के परता, इस वाली अक्ष के परता जो जड़त्वाघूर्ण है वो होता है mr²। और डिस्क है, अगर डिस्क चकती जैसे पेड़ा होता है तो इसका I होता है इसका हाफ, mr²/2। खोखला गोला है, r त्रिज्या का और m द्रव्यमान का, तो खोखले गोले का होगा 2/3 mr²। और ठोस गोला है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या का, तो उसका होता है 2/5 mr², ठोस गोले का। अब आते हैं, एक समान छड़ है l लंबाई की, और मान लीजिए इस घूर्णन अक्ष के परता ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही, लंबाई l है, तो एक सिरे के परता इसका होता है ml²/3। और अगर इसके मध्य बिंदु से जाने वाली अक्ष के परता पूछा जाए ये वाला, तो ये होगा ml²/12। और इसमें दो प्रमेय भी होती है, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो इसकी बात हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आपकी लंबवत अक्षों की प्रमेय है, और समांतर अक्षों की होती है ICM बराबर I=ICM + mh²। h है दो पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। थैंक यू।